So the first question of this specimen paper, it is the latest paper from which um, your exam is going to come. सही है तो 2023, 2024, 2025 AS जो बच्चे दे रहे हैं उनका पेपर इस पैटर्न पे आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो आज ये वाला करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स शो सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड ट्रेंड्स। Differences and trends depending on positions of elements in the periodic table. The positions of some elements are shown. तो कुछ elements की positions show की हुई हैं. Using figure 1.1, identify the element that forms a soluble hydroxide and an insoluble sulfate. ठीक है भाई। तो आपको कोई ऐसा ऐसा एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल से बताना है जो कि soluble हाइड्रोक्साइड बनाए और insoluble सल्फेट बनाए। तो ये किसके बारे में पढ़ा है हमने कि उसका जो हाइड्रोक्साइड है वो सॉल्युबल होता है और जो सल्फेट है वो इनसॉल्युबल होता है। तो द ओनली एलिमेंट दैट यू गाइस कैन रिलेट टू अबाउट solubility ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट इज ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप टू एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनकी आप solubility ऑफ हाइड्रोक्साइड भी पढ़ते हैं, solubility ऑफ सल्फेट्स भी पढ़ते हैं। यू स्टडी बोथ, ठीक है। नाउ आउट ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स you've been given two elements, एक मैग्नीशियम दूसरा बेरियम। Right. So you have to compare magnesium hydroxide and magnesium sulfate with barium hydroxide and barium sulfate. ठीक है। तो magnesium hydroxide is soluble in water. Barium hydroxide is also soluble in water. And what do we say? Solubility of hydroxides down the group increases. मतलब कि magnesium hydroxide कम soluble होगा, barium hydroxide ज़्यादा soluble होगा. In fact, sometimes it is also said that magnesium hydroxide is not even completely soluble. कभी कभी magnesium hydroxide को soluble नहीं भी कहा जाता। सही है, समटाइम्स इट्स कंसिडर्ड दैट, ठीक है। बट इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो हम इसको सॉल्युबल ही कंसिडर करते हैं बहरहाल। बट द थिंग इज अबाउट सल्फेट्स, मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट की अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट डज डिसॉल्व इन वाटर, but barium sulfate is highly insoluble in water. It produces a white precipitate on forming. So we say that down the group, solubility of sulfates decreases. Therefore, barium sulfate will be insoluble and barium hydroxide will be soluble. तो आपका आंसर क्या हो गया? Barium Ba. ठीक है। Next question. Using figure 1.1, identify the most volatile element in the group that contains elements in all three states of matter at room temperature. All right. They're asking to name a volatile element in a group and they're saying कि उस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं, उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों स्टेट्स, तीनों फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो आप बताएं कि तीनों फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी हैं जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो आपके पास जो है आपके पास जो है यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए उसी में से आंसर बताना है, राइट। लिथियम, मैग्नीशियम, सीजियम, बेरियम, गैलियम, ये मेटल्स हैं, राइट। दीज गाइस आर ऑल metals because this is the fine line that divides all the metals and the non metals, right। ठीक है, तो ये सारे metals हैं। और if you remember anything about metals, you remember that all metals except mercury, which is I think right here at G, right, आर सॉलिड्स, राइट। यानी कि इनके ग्रुप्स जो है वो पूरे पूरे सॉलिड्स होंगे। देयर ग्रुप्स डोंट कंटेन गैसेस, राइट। तो इट कांट बी दिस, इट कांट बी दिस, कांट बी दिस, कांट बी दिस और कांट बी दिस। तो द आंसर कुड आइदर बी फ्लोरीन, एटी एंड नियॉन, ठीक है। Identify the most element in a group that contains elements in all three states. So these guys don't contain elements in all three states. They are noble gases. Only group 7 out of the whole periodic table has the characteristic property that it contains elements in all three physical states. जैसे कि फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ये दोनों गैसेस होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। एस्ट्रिटीन के बारे में तो हम इतना बात भी नहीं करते, इट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। एंड डाउन द ग्रुप, ग्रुप 7 की वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही होती है, मीनिंग द स्मॉलर द हैलोजन द मोर volatile it will be. They are asking us for the most volatile, so the answer will be fluorine. The answer will be fluorine. Next question. Using figure 1.1, identify the element that forms the largest cation. So which element will form the largest cation? The largest cation will obviously be formed by one of the biggest metals,
तो यानी कि ये लोग तो लार्ज कैटायंस नहीं बनाएंगे, राइट, और ये तो कैटायंस बनाते नहीं है, और नियॉन तो आयन बनाता ही नहीं, ठीक है, तो सीजियम या बेरियम यही लार्ज कैटायंस बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पे यू शुड नो दैट इन ए पीरियड, ग्रुप वन, ग्रुप टू, एंड देन ग्रुप 13, क्योंकि हम लोग तो पीरियोडिक टेबल का थर्ड पीरियड पढ़ते हैं ना, उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप 13 होता है, राइट। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि ग्रुप वन वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं, ग्रुप टू वाले दो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं, और ग्रुप थ्री वाले तीन इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं। तो ज्यादा छोटा कैटायन कौन बनाता है? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने याद रखा हुआ है कि लार्जर द कैटायन, मतलब मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लॉस्ट, स्मॉलर विल बी द कैटायनिक रेडियस। जितना बड़ा चार्ज होगा एलिमेंट पे, द स्मॉलर इट्स रेडियस विल बी, ठीक है, उसका जो आयोनिक रेडियस है वो उतना कम हो। यानी कि बेरियम बिकॉज इट लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स, barium because it loses two electrons, and cesium because it loses only one electron. So barium would have a smaller cationic radius than cesium. Barium would have a smaller cationic radius than cesium, because the concept is that if you are in the same period, the greater your charge, the smaller your radius. In the same period, the greater the charge, smaller the radius of the ion, ठीक है, greater the charge, smaller the radius of the ion. तो यहाँ पे सवाल पूछा हुआ, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर्म द लार्जेस्ट कैटायन, तो लार्जेस्ट कैटायन तो यहाँ पे कौन बनाएगा? सीजियम बनाएगा। इट इज सिंपल, ठीक है, सही है, आई होप दैट मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फिगर 1.2 shows the relative first ionization energies of six successive elements in the periodic table. The letters are not the symbols of the element. ठीक है, define first ionization energy. So what is the definition of first ionization energy? It is the energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of atoms in their gaseous state to form 1 mole of gaseous gas, ठीक है। I hope that makes sense. Next question. Suggest why the first ionization energy of B is much less than that of A in figure 1.2. First ionization of B is much less than that of A. मतलब A को बहुत ज्यादा हाई ionization energy चाहिए थी, और बी को बहुत कम। अब सवाल लिखा हुआ है रिलेटिव फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिक्स सक्सेसिव एलिमेंट्स। सिक्स सक्सेसिव एलिमेंट्स का मतलब है जो लाइन से आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन के बाद आई बिलीव इट्स फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। सही है, ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये सिक्स सक्सेसिव एलिमेंट्स कंसिडर हो सकते हैं, ठीक है, सही है। या फिर क्या हो सकता है कि मे बी इससे ऊपर वाले पीरियड से चलते हुए आ रहे हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे लेट्स टेक इट फ्रॉम बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। नाउ सिक्स सक्सेसिव एलिमेंट्स कुड आल्सो बी दिस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये भी छह सक्सेसिव एलिमेंट्स हो गए, राइट, क्योंकि नाइट्रोजन के फौरन बाद ऑक्सीजन, जिसके फौरन बाद फ्लोरीन, आफ्टर दैट नियॉन एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो सिक्स सक्सेसिव एलिमेंट्स डज नॉट हैव टू बी फ्रॉम द सेम पीरियड इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, सही है। अच्छा, जब ये बात समझ आ गई तो अब इस बात का जवाब देते हैं, सजेस्ट व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी इज मच लेस देन दैट ऑफ ए। तो ए की इतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है और बी की इतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है? और हमने ये बोला हुआ है कि जनरल ट्रेंड ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड increases. This means that it gets more difficult for
us to get an electron removed from an atom as we move across a period. As we move across a period, it gets more difficult to lose electrons. ठीक है? तो this does not follow it. दिस डज नॉट फॉलो इट कंसेक्यूटिव के अंदर एक ही ज्यादा कैसे हो सकती है? तो एक ही ज्यादा ऐसे ऐसे हो सकती है कि इट मस्ट बी द मेंबर ऑफ द प्रीवियस पीरियड, इट मस्ट बी द मेंबर ऑफ द प्रीवियस पीरियड। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है वो सक्सेसिव यूं होंगी मेरे ख्याल में। ठीक है, तो दे कुड प्रोबेबली बी नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ये 1 2 3 4 5 6 6 इस तरह से सक्सेसिव एलिमेंट्स चूज हुए हैं। ठीक है, दिस ए is the ionization energy of a noble gas। ठीक है, सही है। आई होप दैट मेक सेंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि A must be the last element of the PREVIOUS previous period, while B must be the first element of next। सही है, तो A जो है वो लास्ट एलिमेंट प्रीवियस पीरियड का होगा और B जो है वो नेक्स्ट पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है। जिसकी वजह से जिसकी वजह से ऐसा है कि ए की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बी की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। अच्छा, इसको मजीद अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो वी विल से दैट हेंस ए हैज ए कंप्लीट, ठीक है, वो ए हैज ए कंप्लीट valence shell and a very small atomic radius compared to B. Full stop. Moreover, B must have more या greater, ठीक है, greater शील्डिंग इफेक्ट। बेटा बी का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी में एक एक्स्ट्रा शेल है, एज इट कंटेन्स वन मोर शेल, एज इट कंटेन्स वन मोर शेल। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक शेल और होता है, बिकॉज इट कंटेन्स वन मोर शेल, इट कंटेन्स वन मोर शेल मीनिंग इट हैज वन एक्स्ट्रा शेल। एक शेल बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। On figure 1.3, sketch a graph to show the trend in atomic radius of successive elements in period 3। तो period 3 के अंदर successive elements का atomic radius कैसा होगा? तो we say that atomic radius of successive elements, it decreases। ठीक है, इन पीरियड 3 जो थे वही सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। ठीक है, सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 उनका एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। तो आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। दिस इज ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर टू सी पार्ट 1। व्हाई इज द atomic radius going to decrease? तो we are going to say atomic radius across, या फिर ऐसे atomic radius of elements across the period decreases, full stop। This is because there is increased atomic number across the period, which increases the
the nuclear charge, comma, comma या full stop लगा देते हैं, this attracts या this pulls electrons towards center with more force, towards center with greater force, full stop. Moreover, since elements of period 3 have equal number of shells, since elements of period 3 have equal number of shells, they have relatively same amount of shielding effect. Shielding effect, ठीक है। आप यही बातें बताते हो बेटा। You say that across a period the atomic size is increasing. Sorry, the atomic size is decreasing. Why is the atomic size decreasing? Because atomic size is dependent upon a few things, and those things are कि how many protons are there in the nucleus, because protons are the things that pull electrons inwards, and the size of an atom is determined by how far the electrons are from the nucleus, ठीक है। इसी को atomic radius कहते हैं। तो the greater the nuclear charge, theoretically, greater the force by which the nucleus is pulling the electrons, and that should decrease the atomic radius, ठीक है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, if there are a greater number of shells, then obviously the element with greater number of shells without a doubt has a larger atomic radius, because it would have a larger atomic radius, therefore वो तो हो गया आंसर, ठीक है। But now over here, across a period, all elements have same number of shells, all elements have same number of shells, and if all elements have same number of shells, then all elements will have the same amount of shielding effect. Now, what is shielding effect? If you don't remember what shielding effect is, you can write this down. Shielding effect is the repulsive forces of electrons of inner shell to electrons of outer shell. Greater the number of shells, greater the shielding effect, क्योंकि अंदर मौजूद number of electron shells outer shell को बाहर की तरफ repel करते हैं, because unlike charges repel each other, ये तो पढ़ा है, electrons of different shells will repel one another. तो जितने ज्यादा शेल होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट उतनी ज्यादा होती है। बट क्योंकि पीरियड 3 एलिमेंट्स के पास सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, देयरफॉर उनकी शील्डिंग इफेक्ट रिलेटिवली कांस्टेंट होती है। ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एंड सिलिकॉन आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 14, डिस्क्राइब इन सिंपल टर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड C60। C60 का आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। इफ यू रिमेंबर, C60 इज बकमिंस्टर फुलरीन। C60 किसको कहते थे? C60 बकमिंस्टर फुलरीन को कहते थे, ठीक है। तो C60 इज बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। C60 इज बकमिंस्टर फुलरीन, फुल स्टॉप, सही है। इट हैज it is a simple covalent compound. It is a simple covalent compound with simple molecular structure, with simple molecular structure, ठीक है। तो उसका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C60 sublime stands directly from solid to gas at approximately 800 Kelvin. मतलब you have to heat C60 to up to 800 kelvins, which is roughly, I don't know how much, I think like 600 degrees Celsius maybe, 500 डिग्री सेल्सियस समथिंग, और वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है। डायमंड ऑल्सो सब्लाइम्स बट ओनली अबव 3800 केल्विन। डायमंड भी सब्लाइम होता है बट इट सब्लाइम्स एट अबव 3800 केल्विन। एक्सप्लेन व्हाई C60 एंड डायमंड सब्लाइम एट सच डिफरेंट टेम्परेचर्स। डायमंड और C60
इतने डिफरेंट ड्रास्टिक टेम्परेचर्स पे क्यों सब्लाइम हो रहे हैं? क्योंकि डायमंड का ऑब्वियसली सब्लिमेशन पॉइंट ज्यादा है, बिकॉज उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो स्ट्रॉन्गर कंसिडर हो रही होंगी, वेयर C60 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक कंसिडर हो रही होंगी। अब इसको 4 मार्क्स के लिए आंसर करना है, ठीक है? तो इसके लिए आंसर करने का तरीका सीधा है, आपको जो ओ लेवल या IGCSE में पढ़ते थे उसी की बेसिस पे यहाँ पे आंसर रखना है, मेजोरिटी, ठीक है? ये हो लेवल से IGCSE में भी क्वेश्चन आता था, तो आप बता देते कि ओ बिकॉज फलाना थिंग इज ए जायंट कोवेलेंट कंपाउंड विद अ जायंट नेटवर्क ऑफ एटम्स जॉइंट विद ईच अदर विद वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। इस तरीके से आप एक मेमो क्रिएट करते थे अपना, और उसमें फिर आप स्पेसिफिक वर्ड्स चूज कर लेते थे। जैसे कि अगर डायमंड का पूछा तो डायमंड रख दो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पूछा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ग्राफाइट का पूछा ग्राफाइट रख दो, ठीक है? तो एवरीथिंग कुड वर्क बिकॉज द मेमो वाज सिंपल। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप लिखेंगे सेम टू सेम वही पैटर्न पे। डायमंड, डायमंड की स्पेलिंग क्या होती है? DIA। डायमंड कंटेन्स स्ट्रॉन्ग covalent bond and has a giant covalent lattice स्ट्रक्चर, ठीक है? जो डायमंड होता है बेटा उसका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड इट हैज जायंट कोवेलेंट लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस मींस अ रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स, ठीक है? दिस नहीं, दिस नहीं, द नहीं, ऐसे नहीं, मोर ओवर करके लिखते थे, मोर ओवर डायमंड हैज वेरी स्ट्रॉन्ग intermolecular forces of attraction। और एक मार्क हमेशा किस चीज का होता था? हम बोलते थे दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम, दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम। फुल स्टॉप, ये हो गया। उसके बाद हम बता देते हैं मीनवाइल नो वन वांट्स टू राइट C60 कंप्लीट, तो पूरा C60 के बजाय खाली C60 लिख देते हैं। C60 ऑन द अदर हैंड only has weak intermolecular forces of attraction। एंड यहां पर आता है आपका ए लेवल का कॉन्सेप्ट कि विच वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर इन C60 मॉलिक्यूल्स। तो बिटवीन C60 मॉलिक्यूल्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वीक, अव्वल तो आपको याद रखना है कि विच आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो देयर आर ओनली थ्री which are weak intermolecular force of attraction. Out of them, one is considered strongest, second strongest, and one is considered least. Hydrogen bonding, permanent dipole, and induced dipole, instantaneous dipole. ठीक है? These are the three intermolecular forces of attraction. Hydrogen bonding is only observed in molecules which contain oxygen and hydrogen या nitrogen and hydrogen, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी में नजर आती है। परमानेंट डाइपोल is found in molecules which have atoms of different electronegativities, ठीक है? जैसे कि HCl वगैरह और HNO3 वगैरह, ठीक है? ये और जो instantaneous dipole, induced dipole है। This type of intermolecular forces of attraction is observed in molecules which contain atoms of same element, hence the same electronegativity। यहाँ पर आप देख सकते हैं C60 has all carbon atoms, therefore all of them have equal amount of electronegativity। So यहाँ पर जो weak intermolecular forces of attraction होंगी वो कौन होंगी? Instantaneous dipole, induced dipole, ठीक है? Called instantaneous dipole
इंड्यूस डायपोल, ठीक है। इनको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंदन dispersion forces, ठीक है। London dispersion forces which can be overcome easily, which can be overcome easily with less energy, can be overcome easily with less energy requirements. First off, next question. C60 forms hydrocarbons with similar chemical properties to those of alkenes. One such hydrocarbon is C60H18. Define hydrocarbon. So what is a hydrocarbon? So hydrocarbon की definition is something that once again is a repetition from O level or IGCSE. Hydrocarbons are compounds which contain carbon and hydrogen only, ठीक है। These are hydrocarbons. All right, on to the next question. C60H18 is an alkene. State a test to indicate the presence of double bonds between carbon atoms in alkene molecules. How can you detect carbon-carbon double bond between alkene molecule? By adding bromine water या adding aqueous bromine, ठीक है। तो add AQUEOUS aqueous bromine to unknown sample. द थिंग इज, आपसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पूछा गया है और ये 1 मार्क का ही है। अगर आपको टेस्ट एंड रिजल्ट बताना होता है ये 2 मार्क का होता है। और यहाँ पे जगह भी थोड़ी ज्यादा दी होती है और स्पेसिफाई किया होता है टेस्ट और रिजल्ट, ठीक है। इस तरह से आपको स्पेसिफाई किया होता है, आपको यहाँ पे खाली टेस्ट बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द ऑब्जर्वेशन सीन व्हेन द टेस्ट इन बी पार्ट 2 इज कैरीड आउट ऑन एन एल्कीन। हाँ, नीचे ऑब्जर्वेशन आ गई, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी भाई, कि जो आपका कलर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, ब्राउन से कलरलेस हो जाता है। तो यू से कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो कलर है बेटा, इट चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस व्हेन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन, ठीक है। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.144 grams of C60 is placed in a 100 centimeter cube container of hydrogen gas at a temperature of 20 degrees Celsius and a pressure of 1 into 10 to the power 5 pascals. The container is heated to make the C60 and hydrogen gas react. The reaction occurs as shown in the equation. C60 plus X H2 gives C60 2x, ठीक है। After the reaction, the container is allowed to cool to 20 degrees. The pressure decreases to 2.21 into 10 to the power 4 Pascal. All of the C60 has reacted. Name the type of reaction that occurs. तो यहाँ पर जो reaction हुआ है उसको क्या कहते हैं? देखें बेटा, reaction with hydrogen to produce a single form of product is called hydrogenation. उसको क्या कहते हैं? Hydrogenation reaction. तो इस reaction को क्या कहेंगे बेटा? Hydrogenation reaction कहेंगे, ठीक है। Calculate the amount in moles of C60 that react. Amount of moles in C60 that react. अच्छा, C60 का मास दिया हुआ है तो उससे मोल्स निकालना है। तो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन mr, ठीक है। तो मास जो है वो 0.144 दिया हुआ है। एंड व्हाट विल बी द mr ऑफ C60? देखिए बेटा, every carbon atom has a mass of 12 and 360 is 60 carbon atoms. तो 0.144 upon 12 times 60। जी बेटा, क्या आंसर आएगा? Anyone with a calculator can turn your mic on and answer. What is 0.144 upon 12 times 60? 2 into 10 exponent minus 4. 2 into 10 exponent minus 4
मोल्स, ठीक है। तो ये आपके पास C60 के अमाउंट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट रिएक्टेड विद द C60, शो योर वर्किंग, ठीक है। तो आपके पास जो अमाउंट इन मोल्स है हाइड्रोजन गैस की आपको चाहिए, दैट रिएक्टेड विद C60, शो योर वर्किंग। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि कितनी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही थी, ठीक है। कुछ बातें हमें बताई हुई होंगी, उनको देख लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो हमें सबसे पहली बात बताइए वो ये बताइए कि जो हाइड्रोजन गैस थी उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। टेम्परेचर हमें बताया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। प्रेशर जो है वो 1 × 10⁵ था, ठीक है। अच्छा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो प्रेशर कितना हो गया, 2.21 × 10⁴। तो ये प्रेशर कम क्यों हुआ, बिकॉज हाइड्रोजन गैस कम हो गई रिएक्ट होके, ठीक है। तो जितनी हाइड्रोजन गैस कम हुई है रिएक्ट करे होके, वो प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस दैट रिएक्टेड। दिस इज पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के। एवरी गैस, उसका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स है, राइट। तो वी कैन फाइंड आउट हाउ मैनी moles of um, hydrogen विल प्रोड्यूस, हम उसे मोल्स ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन से उसे डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ H2 दैट रिएक्टेड, ठीक है। प्रेशर ऑफ H2 दैट रिएक्टेड के लिए आप इनिशियल प्रेशर यानी कि 1.00 × 10⁵ माइनस 2.21 × 10⁵, ठीक है। इज इट 10⁵? इट्स 10⁴, सॉरी, वही मैं बोलूँ, नेगेटिव में आ जाएगा प्रेशर तो। 10⁴, सही है। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, व्हाट विल बी द आंसर, कैन समवन टेल मी? 77900. 77900 ठीक है, ये प्रेशर हो गया। अच्छा, हमारे पास वॉल्यूम भी थी। जो वॉल्यूम है बेटा, जो वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है उस वॉल्यूम को भी यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। ये तो प्रेशर हो गया, पैस्कल्स में प्रेशर चाहिए होता है। जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 100 सेंटीमीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो मैं इक्वेशन लगाने वाला हूँ वो इक्वेशन ये है कि जो कि मोल्स निकालती है फ्रॉम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। इट्स कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो उसके लिए हम लोगों को लगाना पड़ता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो उसके लिए हम लोगों को जो यूनिट्स रिक्वायर्ड होता है वो स्पेसिफिक है। वॉल्यूम का यूनिट इसमें सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए आप 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो 100 × 10⁻⁶ इज गोइंग टू बी 1 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर दिया हुआ है, लेकिन हमें तो 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए नहीं, तो हमें केल्विन में चाहिए होता है। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, जस्ट एड 273। तो ये आंसर हो जाएगा 293 केल्विन, सही है। आपका प्रेशर भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा लोगे फॉर मोल्स पी वी इज इक्वल्स टू NRT। तो N इज इक्वल्स टू PV/RT, ठीक है। N इज इक्वल्स टू PV/RT। तो N इज इक्वल्स टू, प्रेशर कितना आएगा बेटा, 77900 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 1 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू बेटा 8.31 होती है। अगर किसी को याद ना भी रहे तो एग्जाम में प्रोवाइडेड होती है एट द एंड, आपको यहाँ पर नजर आएगी, कहाँ है,
ये रही आर की वैल्यू जो है, ये रही 8.31। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल सकता है आर की वैल्यू का। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो 8.31 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है 293। बेटा कोई जल्दी से इसके मोल्स कैलकुलेट करके बता दे क्या आंसर आ रहा है। 3.19 into 10 exponent minus 3. 3.19 या 3.2 इंटू 10 to the power -3 मोल्स। तो हमारा आंसर आ गया 3 × 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 × 10 to the power -3 आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। यूज योर आंसर फ्रॉम सी पार्ट 2 एंड सी पार्ट 3 to deduce the molecular formula of hydrocarbon C60 H2X. ठीक है, if you were unable to calculate the amount of gas, assume that 0.0024 mole of hydrogen gas reacted. This is not the correct value. Yeah, we know it's not the correct value. 3.2 रखनी है, sorry. 1 second. 3.2, ठीक है। 3.2 × 10 to the power -3, ये आपके पास मोल्स ऑफ गैस है। अच्छा, अमाउंट ऑफ C60 जो है वो 2 × 10 to the power -4 मोल्स था, ये 3.2 × 10 to the power -3 मोल्स है। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ रेशो रखना है। सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, रेशो रखना है। देखें तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन, सही है। कार्बन के जो मोल्स थे वो थे 2 × 10 to the power -4। सही है, हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो 3.2 × 10 to the power -3। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हुए हैं। तो 2 × 10 to the power -4 इज टू 3.2 × 10 to the power -3। रेशो लगाया है, रेशो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, स्मॉलर वैल्यू से दोनों रेशोज डिवाइड कर देते हैं, जस्ट लाइक इन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो 2 × 10 to the power -4 से इसे भी डिवाइड कर दें, 2 × 10 to the power -4 से इसे भी डिवाइड कर दें, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1:2। इधर क्या आंसर आएगा बेटा, 1:2। Sir, is it 4 or -4? सॉरी, -4, -4 जी। 16. ओके, 16 सही है। तो अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होगा हमें, हम लिखेंगे C60H 2 टाइम्स X था ना, टू ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन थे। 3.2 × 10 to the power -3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन थे, X की वैल्यू थी। तो यानी कि X ये, राइट। तो अगर ये 16 है तो ये क्या है, 2x है, ये 2 टाइम्स 16 सही है। तो C60H 2 टाइम्स 16, तो ये हो गया C60H 2 टाइम्स 16 इज 32। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा C60H 32। Next question. Silicon shows the same type of bonding and structure as diamond. Silicon reacts with magnesium to form Mg2Si. Solid Mg2Si reacts with dilute hydrochloric acid to form gaseous SiH4 and a solution of magnesium chloride. ठीक है। Construct an equation for this reaction include state symbols. तो बेटा वो बहुत आसान सी बात बोल रहा है, मैग्नीशियम Mg2Si जो है वो सॉलिड जो था, स्टेट सिंबल भी लिखना है इसलिए लिखते जाते हैं। सॉलिड Mg2Si जो है उसका रिएक्शन हुआ किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड देयरफॉर इट इज ऑलवेज इन एक्वस। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनी, जो आपके पास प्रोडक्ट बनी वो क्या बनी, गैशियस SiH4। ठीक है, तो SiH4 गैस, ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, और MgCl2 का सॉल्यूशन बना एक्वस। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि दो मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे ताकि मैग्नीशियम 2 हो जाए। अब यहाँ पे 2 लगाया तो क्लोरीन्स आर नाउ 4 एंड हाइड्रोजन आल्सो 4, तो यू पुट अ 4 ओवर हियर एंड द इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड। द इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेडिक्ट द शेप ऑफ SiH4। बेटा SiH4 सिलिकॉन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एंड सिलिकॉन हैज नो लोन पेयर्स, देयरफॉर दिस शेप विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, दिस शेप विल बी टेट्राहेड्रल। if anyone does not know how to predict shapes of molecules, आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दें, ठीक है। I have a small little note prepared for how to just
टेल विच एलिमेंट इज गोइंग टू हैव व्हाट शेप, या विच कंपाउंड इज गोइंग टू हैव व्हाट शेप, एंड मैं वो इंशाल्लाह ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप लोगों को रिमाइंड करना पड़ेगा बस मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कैल्शियम एंड इट्स कंपाउंड्स हैव ए लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। Calcium metal reacts readily with most acids. When calcium metals is placed in dilute sulfuric acid, it reacts vigorously at first. After a short time, a layer of calcium sulfate forms on the calcium metal and the reaction stops. Some of the calcium metal and dilute sulfuric acid remain unreacted. Suggest an explanation for these observations. तो बहुत आसान सी बात फरमाई हुई है कि कैल्शियम को जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला, तो रिएक्शन हुआ लेकिन जल्दी स्टॉप हो गया। रिएक्शन हुआ और जल्दी स्टॉप होगा एक कैल्शियम सल्फेट की लेयर बनने की वजह से, ठीक है, और उसकी वजह से रिएक्शन रुक गया। सब तो उन्होंने बता दिया, हमें बस ये बताना है कि क्यों कैल्शियम सल्फेट की लेयर बनने की वजह से फर्दर रिएक्शन स्टॉप हुआ। तो हम ये बोलेंगे कि द लेयर ऑफ कैल्शियम सल्फेट, द लेयर of calcium sulfate CaSO4 acts as an impermeable barrier which prevents further reaction of H2SO4 and calcium. Full stop. Next question. Calcium ethane dioate is formed when calcium reacts with ethane dioic acid, या जो भी लिखा हुआ, हाँ डायोइक एसिड मतलब ये लिखा है। Calcium ethane dioate contains one cation and one anion. State the full electronic configuration of cation of calcium ethane dioate, ठीक है। फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है आपको कैटायन की, कैटायन की, ठीक है। तो कैटायन कौन होगा आपका, ग्रुप टू एलिमेंट कैटायन कौन होगा, कैल्शियम होगा, प्लस 2 चार्ज वाला। इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज इसके पास 20 प्रोटॉन्स होते हैं, बट व्हेन इट लूजेस टू इट नाउ हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिख देंगे Ca+2 इज इक्वल्स टू 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। ये डिड्यूस द चार्ज ऑन द कैटायन, व्हाट, ये तो हमें ऑलरेडी पता था, +2 होगा, ठीक है, बिकॉज ग्रुप टू एलिमेंट्स हैव +2 चार्ज। ड्रॉ द फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ इथेन डायोइक एसिड, ठीक है। तो इथेन डायोइक एसिड का डिस्प्लेड फॉर्मूला यानी कि सारे बॉन्ड्स बना के दिखाने हैं। तो बेटा हमें पता है कि उसके अंदर 2 कार्बन है और दोनों कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब डायोइक एसिड है। तो इस तरीके से बनाएंगे O और फिर H, ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही बॉन्ड O और H, ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कैल्शियम क्लोरेट CaClO whole twice is used as an alternative to sodium chlorate in some household products. The chlorate ion is formed when cold aqueous sodium hydroxide reacts with chlorine. Write an ionic equation for this reaction. State symbols are not required. ठीक है, तो आपका क्लोरेट आयन कब बनता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और इसका 1 मार्क है, इसका 1 मार्क इसलिए क्योंकि ये हम नोट से याद कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स के अंदर इसके आने की इक्वेशन मौजूद है, ठीक है, सही है। वरना अगर आपको इसके आने की इक्वेशन नहीं आती और याद नहीं है तो फिर ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, फिर वो 1 मार्क का नहीं बनता, फिर वो आपकी मेहनत जो है 3 मार्क्स के सवाल जितनी मेहनत हो रही होती है। बट जनरली स्पीकिंग बहुत आसान अगर कर दे हम, तो ये देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है बेटा, तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है NaClO, बस NaClO बनता है, ठीक है, और साथ में वाटर बनता है। साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। अच्छा, अब अगर आप गौर फरमाएं तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज होता है, ठीक है, क्लोरीन पे 0 चार्ज होता है। NaCl के अंदर सोडियम पे +1 चार्ज है, क्लोराइड पे -1 चार्ज है। NaClO के अंदर सोडियम पे +1 चार्ज है, क्लोराइड पे +1 चार्ज है और ऑक्साइड पे -2 है। ये बात याद रखनी है कि ऐसा होता है, ठीक है। और H2O जो है एक पोलर
कोवेलेंट कंपाउंड है, जिस पे अब कोई चार्ज कंसिडर नहीं हो रहा होता जनरली स्पीकिंग। ठीक है, सही है। चाहो तो लिख लो, चाहो तो नहीं लिखो, खैर। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये है कि आप देखोगे कि ये स्पेक्टेटर आयन, ये स्पेक्टेटर आयन, ये स्पेक्टेटर आयन, इनको रिमूव कर दो, इनको नहीं लिखो। तो बाकी आप लिखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, एक्वस प्लस Cl2, ठीक है। और Cl2 कुड बी गैस ओवर हियर। स्टेट सिंबल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चलो तो नॉट रिक्वायर्ड है तो फिर तो मजा ही आ गया। तो स्टेट सिंबल्स नहीं लिखें, Cl2 गिव्स, सही है, आपके पास बन जाएगा क्लोराइड आयन। खाली यहाँ पे क्लोराइड आयन लिखेंगे और यहाँ पे क्लोरेट आयन लिखेंगे, ClO-1, ठीक है, प्लस H2, ClO-1 लिखेंगे और H2O लिख लेंगे। ऑलराइट, आई होप दिस मेक सेंस। तो इस तरीके से आपने जो है एनायंस बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? Oops. बेटा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी ना, शायद गलती से मुझसे होम बटन दब गया, 1 सेकेंड। कैन यू गाइस सी द स्क्रीन अगेन? Yes, sir. Yes. Okay. Describe what is meant by disproportionation reaction. So disproportionation reaction is very easy to describe. A reaction in which same species is being oxidized and reduced. ठीक है, सेम चीज ही ऑक्सीडाइज हो, सेम चीज ही रिड्यूस हो, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ईच स्पीशी फॉर इक्वेशन इन सी पार्ट 2, कंप्लीट द बॉक्सेस। 3Cl माइनस गिव्स 2Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बताना है, तो क्लोराइड का इसके अंदर तो इजी है, -1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ClO3 के अंदर क्लोराइड का +5 चार्ज होता है, ये आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि 3 ऑक्साइड्स की वजह से -6 चार्ज, ओवरऑल -1 है, तो ओवरऑल -1 कैसे है कि क्लोराइड का यहाँ पे +5 होता होगा, जब भी तो ओवरऑल -6 चार्ज हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल -1 चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो +5, खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड टू फॉर्म प्रोडक्ट वाई, ठीक है। तो कैल्शियम जो है वो कहाँ है? अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ नहीं है फिलहाल, लेकिन ये देखें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो H है, ये H प्रोटॉन डोनर है, यहाँ पे आके रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द 2 अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड से जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो मेटल कार्बोनेट रिएक्टिंग विद एसिड है, तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना। तो आप क्या बोलोगे? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द अदर 2 प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 पॉसिबल मेथड्स ऑफ मेकिंग 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड आर शोन इन फिगर 3.2। तो ये रिएक्शन 1 है आपका। देखें, सबसे पहले आपके पास, अगर आप गौर फरमाएं, एक एल्डिहाइड है, उस पे जो है साइनाइड आयन लग गया, मतलब नाइट्राइल बन गया ये अचानक से, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल बन गया, जिसका फिर फर्दर रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। दूसरी सूरत में क्या है आपके पास, कि आपके पास इस तरफ एक ये था, एक और अल्कोहल था, डायॉल बना हुआ है, 2 OH है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन कराई, तो इसकी ऑक्सीडेशन कराने से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एक कीटोन बना हुआ है, ठीक है। उसकी कोई ना कोई रिएक्शन कराया, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड उसमें भी प्रोड्यूस हो गया। सही है, तो 2 सूरतें हैं आपके पास, दोनों सूरतों से कुछ ना कुछ होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो रिडक्शन है, सही है। लिखा है, स्टेट सुटेबल रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन 1 एंड 3। रिएक्शन 1 एंड 3 के लिए सूटेबल रिएजेंट और कंडीशन लिखनी है, सूटेबल रिएजेंट और कंडीशन लिखनी है। तो रिएक्शन 1 तो आपका साइनाइड आयन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो 2 ही सूरतें होती है इसकी, आप इसका HCN से रिएक्शन कराते हो या KCN से कराते हो अलॉन्ग विद एसिडिफिकेशन। बेहतर है क्या लिखो, आप डायरेक्टली इसका हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा दो, HCN
एंड हीट, ठीक है, HCN एंड हीट करा दो आप। तो उसकी मदद से आपके पास जो है एक साइनाइड आयन अटैच हो सकता है इनटू अ कार्बन चेन। रिएक्शन 3 के अंदर आपके पास जो है अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल से कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहोगे, आप इधर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे एसिडिफाइड, एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है, एसिडिफाइड KMnO4 आप यूज कर लेंगे। एंड स्लाइट हीटिंग या जेंटल हीटिंग करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी हो जाएगा, ठीक है। एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिड्यूस द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 के अंदर हो क्या रहा है रिएक्शन 2 में, डिड्यूस द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 के अंदर किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व रिएक्शन 2, सही है, आपके पास एक साइनाइड आयन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ठीक है, साइनाइड आयन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ये कब बनता था, इसको तो जरा कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स गो टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और वहां पे प्रेपरेशन फ्रॉम साइनाइड अगर रखी हुई है तो ठीक है, वरना हम लोग साइनाइड में चले जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड, वेयर आर यू प्रोड्यूस्ड, या तो ये रहा। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है फ्रॉम साइनाइड, जैसे कि प्रोपेन नाइट्राइल को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आप HCl और H2O कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाती है, एसिड हाइड्रोलिसिस, या अल्कलाई हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, यानी कि हाइड्रोलिसिस इज द आंसर, राइट, हाइड्रोलिसिस शुड बी द आंसर। तो बिल्कुल आपके पास रिएक्शन 2 में जो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, lysis reaction, ठीक है। could be acidic, could be basic. The reagent of reaction 4 is NaBH4. Identify the role. It is a reducing agent, a reducing agent, ठीक है बेटा। NaBH4 हो या LiAlH4 हो, they are both reducing agent, ठीक है। State what is meant by chiral center. Chiral center क्या होता है, chiral center is a carbon, chiral center is a carbon which is bonded to four different DAFF ERENT, four different atoms or groups of atoms, ठीक है। फोर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम से ज्वाइन हुआ वो, उसको कायरल सेंटर कहते हैं, उस कार्बन को कायरल सेंटर कहते हैं। ऑलराइट, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन स्कीम इन्वॉल्विंग साइक्लोहेक्सेन इज शोन इन फिगर 4.1। 4.1 के अंदर साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें क्लोरीन लग गया है, ठीक है। Reaction 1 involves free radical substitution mechanism. Of course, we could tell this as well, क्योंकि एक अल्केन के अंदर क्लोरीन कैसे लगता है, बाय क्लोरीनेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टेट द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड। तो याद रखें बेटा, क्लोरीनेशन की एसेंशियल कंडीशन क्या है, यूवी लाइट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, नेम्स ऑफ स्टेप बताने हैं। पहला स्टेप हमेशा कौन सा होता है, इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन। सेकंड स्टेप प्रोपगेशन है। प्रोपगेशन के अंदर क्लोरीन ने इसके साथ रेडिकल ने इसके साथ रिएक्शन किया, तो आपके पास एक रेडिकल बन गया, और दूसरा हमेशा क्या बनता है, HCl बन जाता है, राइट, क्लोरीन एक हाइड्रोजन छीन लेता है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास दोबारा से यहाँ पे एक और दिखाया हुआ है, ये भी प्रोपगेशन ही कहलाएगी, क्यों, बिकॉज एक रेडिकल से एक और रेडिकल बन रहा है, राइट। तो प्रोपगेशन कैन हैपन मेनी टाइम्स बिफोर टर्मिनेशन टेक्स प्लेस, सो दिस इज ऑल्सो प्रॉपर, सॉरी, प्रोपगेशन। ऑलराइट, ऑन टू द नेक्स्ट एंड द फाइनल वन। आपके पास अब आखिर में क्या होगा, आखिर में आपको जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एंड हो रहा है, टर्मिनेशन हो रही है। टर्मिनेशन के लिए आपको क्या करना है, टर्मिनेशन के लिए आपको ये जो भाई हैं, इनका ही रिएक्शन आपने इनका ही रिएक्शन आपने करना है एक क्लोरीन के रेडिकल के साथ। आपने इनका रिएक्शन किसके रेडिकल के साथ करना है, क्लोरीन। टू रेडिकल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल नॉन रेडिकलाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। डिड्यूस द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2, आई थिंक दे टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट।
This is the second reaction. ओके, तो यू हैव टू रिड्यूस द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स ओवर हियर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि क्लोरीन इज हेल्पिंग रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दिस गाय, राइट, ठीक है। तो एक एलिमेंट रिमूव हो गया, राइट। तो रिमूवल ऑफ एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या नाम होता है ऐसे रिएक्शन का? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन की स्पेलिंग नहीं आती मुझे। एली मी, नहीं ये तो सही नहीं लग रही। एलिमिनेशन, आई थिंक दिस इज करेक्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हेक्स 3ene is an isomer of cyclohexane, ठीक है। हेक्स 3ene is an isomer of cyclohexane, reduce the reagents and conditions, नहीं नहीं रुको, पहले ऊपर और पढ़ने दो। हेक्स 3ene can be converted into propanoic acid। हेक्स 3ene रिएक्शन 3 प्रोपेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। देखें बेटा, हेक्स 3ene है क्या? हेक्स 3ene को अगर हम ड्रॉ करें, कार्बन 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 यहाँ पे है, ठीक है, सही है। और आपके पास फिर से कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अब अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें तो इस तरफ भी दो कार्बन थे, इस तरफ भी आ, दो ही कार्बन होंगे ना यकीनन। टोटल 6 कार्बन करने, दो ही कार्बन ये रहे, ठीक है। और स्ट्रेट चेन है C2H5, ठीक है। C2H5, यकीनन इसके साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन, ये है हेक्स, हेक्स 3ene का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल बन सकता है। वाई? क्योंकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इट इज जॉइंट टू वन कार्बन चेन एंड वन हाइड्रोजन। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 यूज करना है, ठीक है। एड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर आप कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 यूज कर देते तो फिर आपके पास जो है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, सही है, बल्कि फिर आपके पास डायोल्स बनते, ठीक है। तो व्हेन यू यूज कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, डायोल्स बनाता है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लग जाते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। और अगर आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 यूज करते हो तो आपके पास जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं, मिसाल के तौर पे अगर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर दोनों हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं तो इस सूरत में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड्स बना देगा, ठीक है। सही, अगर एक साइड पे कार्बन एक साइड पे हाइड्रोजन लगा है तो एल्डिहाइड, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कीटोन में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और अगर ऐसा है कि दोनों तरफ कार्बन चेन्स चल रही हैं तो ऐसे की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, सही है। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। खैर ये तो आपका था। Next question says, compound X contains atoms of carbon, hydrogen, and oxygen only. The mass spectrum of X is recorded. Information about two peaks with M upon E greater than 100 is shown. ठीक है, 100 से greater 102 और 103 पे show हुई है। A molecule of X contains 6 carbons. Demonstrate that this is correct using information from figure 1.5.1. Show your working. देखें बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनोइंग होता है। इसका एक फॉर्मूला है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। उस फॉर्मूला के अंदर जो फरमाया गया है वो ये है कि आप इस क्वेश्चन को सीधा सीधा ऐसे करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स अगर आपको फाइंड करने होते हैं तो जो स्मॉलर पीक होती है ना, जो स्मॉलर पीक होती है और जो लार्जर पीक होती है, राइट, ठीक है, इनको आप देख के कंसिडर करते हैं। देखें, हमें ये पता है कि इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि जो भी एम अपॉन ई वैल्यू है उससे एक एम अपॉन ई वैल्यू ज्यादा पे छोटी सी पीक बन रही होती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल अबंडेंस ऑफ कार्बन 13 की वजह से, राइट। कुछ कार्बन एटम्स ऐसे होते हैं जिनका मास 13 होता है। अब एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उतना चांस होगा कि उनमें से एक कार्बन एटम 13 वाला हो, ठीक है। तो इससे पीक इंटेंसिटीज का ये पता चलता है, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा ये एक मास ज्यादा वाली पीक और थोड़ी बड़ी होगी, इसकी इंटेंसिटी और थोड़ी ज्यादा होगी। इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला होता है 100
मल्टीप्लाई बाय जो भी m+1 पीक की आपके पास वो आती है ना इंटेंसिटी, वो जो भी m+1 पीक की इंटेंसिटी आपके पास आती है वो डिवाइडेड बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय जो भी m की पीक होती है ना उसकी इंटेंसिटी, इन दोनों को आपस में आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो m+1 पीक की इंटेंसिटी जो है वो ये है 6.5 है, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अगर आप गौर फरमाएं 0 से 100 कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम 6.5 अपॉन 1.1, जिसको आप कैलकुलेट कर लें तो रफली इक्वल टू 6 ही आएगा। और उसने भी यही बोला है कि 6 कार्बन है, और हमने प्रूव कर दिया कि ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे एन की वैल्यू जो आती है, एन की वैल्यू जो आती है वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं आती, वो क्लोज इनफ आती है, फिर आप राउंड ऑफ कर लेते हैं, आप बोलते हैं कि इतना ही हो सकता है। ठीक है, इतना ही हो सकता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने ये फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया 9.5। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें या तो 9 कार्बन है या 10 कार्बन है, 8 या 11 नहीं है, 9 या 10 ही है बस फिर। ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिगर 5.1। फिगर 5.1 से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, कंपाउंड एक्स कंटेन्स एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। देखिए बेटा, उसके पास 6 तो कार्बन है, तो 6 × 12 कितना मास होता है? आई थिंक 72 होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब 6 कार्बन के 6 कार्बन के जो है बेटा, अब 6 कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 6 कार्बन के CnH2n+2, 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, राइट? मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन होता, अल्केन होता, तो C6H14 होता, राइट? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इस तरफ हम जो है राइटिंग कर लेते हैं और उस तरफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 × 12 तो 72 हो गया। हमें कितना चाहिए मास? हमें 100 चाहिए। ठीक है, सही है। तो हाउ कैन वी गेट टू 100 मास? तो लेट्स गो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये 6 हो गए कार्बन। ठीक है, अब इन पे सब पे या तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हो सकते हैं, इन सब पे हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हो सकते हैं, तो 14 हाइड्रोजन्स ज्वाइन होंगे। बट इफ आई ऐड 14 इनटू दिस, बिकॉज हर हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 72 + 14 इज नॉट गोइंग टू बी 100, इट्स गोइंग टू बी 6 and 8 86। वी आर शॉर्ट ऑफ 14 मास। ठीक है, तो यानी कि हाइड्रोजन्स जो है वो हमारे पास 14 नहीं होंगे। चलो, तो एक काम करते हैं, 13 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन कर लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ? बिकॉज आई नो कि इट्स मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली, तो लेट्स टेक 13 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया +13 +16। ठीक है, +13 +16, क्योंकि ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड का टोटल मास होगा 72 + 13, तो ये हो गया 85, और 95 और 6, तो 101। सही है, 101 हो गया। सही है, तो मसला परेशान गया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बना देते हैं, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल होगा इट विल बी क्लोज इनफ टू दिस गाय। ठीक है, सब हाइड्रोजन आ गए। सही है, और आखिर में हमने लगा दिया एक ऑक्सीजन। अच्छा, इस पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा। ओ, तो टेक्निकली अभी भी 14 ही हाइड्रोजन हो रहे थे, तो यहाँ पे अभी भी 14 हाइड्रोजन हो रहे हैं, और जिसकी वजह से इसका मास है 86, और 86 में 16 और ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 102। यानी कि अब हमें 2 हाइड्रोजन कम करना है। जो सबसे आसान तरीका होता है 2 हाइड्रोजन कम करने का, वो ये होता है कि आप एक डबल बॉन्ड बना दो। डबल बॉन्ड बना दोगे तो 2 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा
12, ठीक है। तो हमारा केमिकल फॉर्मूला फाइनल हमें समझ आ गया है, C6H11OH, ठीक है, या फिर आप इसको लिख दें C6H12O, ठीक है। दोनों तरीकों से फॉर्मूला लिखेंगे, सही ही कंसिडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ एक्स एट M/E31। M/E31 पे उसका कौन सा फ्रैगमेंट बन रहा होगा? M/E31, 31 मास वाला कौन सा फ्रैगमेंट होगा? ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया है, इसमें से कोई ऐसा फ्रैगमेंट है जो 31 मास वाला हो? बेटा खाली हाइड्रोजन जो है वो 1 मास का होता है, ओ एच जो है वो 17 मास का होता है, ठीक है। 17 + 14 जो है वो 31 मास होता है। CH2OH जो है वो 31 मास वाला होता है। तो यानी कि इतना फ्रैगमेंट आपके पास होगा, ठीक है। खाली खाली एच जो है वो 1 मास का होता है, ओ एच जो है वो 17 मास का होता है, और ये पूरा फ्रेगमेंट जो आपके पास बन रहा है ये 31 मास का है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आप याद करके भी जा सकते हैं, ठीक है। मुझे इसका आंसर करने से पहले से ही पता था ये 31 मास होगा, तो हमेशा CH2OH का ही फ्रेगमेंट बन रहा होता है। दे डोंट आस्क फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 5.2 shows the infrared spectrum of X। X का infrared spectrum शो किया हुआ है, ठीक है। Identify the functional groups present in X using your answer in B and information from 5.2 and table 5.1 give reason for your answer। तो X के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसके अंदर सिंपल ऑब्जर्वेशन है। देखें, आपके पास आपको नजर आ रहा है कि एक ये मोटी पीक आ रही है, राइट, ठीक है। टेबल देखने की जरूरत नहीं होती इसके लिए, ये अल्कोहल की पीक होती है, विदाउट एनी डाउट ये अल्कोहल की पीक होती है। अल्कोहल की पीक को हाइड्रोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहते हैं। फ्रॉम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड एक्स एज हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप, ठीक है। फ्रॉम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन identify that X has hydroxy फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक्स के पास क्या है बेटा? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है। एक्स के पास क्या है? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप मजीद इसको एक्सप्लेन कर दो कि क्यों हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप की जो पीक होती है वो 3200 से 3650 के बीच में इन्होंने फरमाई हुई है। तो 3200 से 3650 के बीच में पीक आ रही है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्सी ग्रुप की पीक है, क्योंकि वन ऑफ द फैटेस्ट पीक ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑफ OH, ठीक है। और दूसरी जो आपको याद करके रखनी होती है वो कार्बोनाइल कार्बन की होती है। इट इज अ सोर्ड पीक। सोर्ड पीक होती है, तलवार जैसी होती है। इट इज usually found at 1750 to 1850। Okay beta, I hope that makes sense। और with that this whole past paper is completed। तो किसी को कोई questions? No, sir.